हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा जो नेट एग्जाम से रिलेटेड यूट्यूब का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने एशियन हिस्ट्री से भी आपको जो टॉपिक थे वो करवाए थे। उसमें हमने जो क्विक एंड शॉर्ट में हर एक जो बारीकी से जो चीजें हैं उसको डिस्कस किया था। आज कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आई हूँ। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो पहले भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही। उसमें मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाए थे। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो टॉपिक है, नेट एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से बहुत ही जो यहाँ से आते हैं, इस टॉपिक में से तो यहाँ से ही आपका आधा मॉडर्न हिस्ट्री तो कवर अप हो ही जाएगा। तो जो टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमने पिछली वीडियो में जो कवर अप किए थे। तो वो है ये, भारत के जो गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, और फिर उनके वायसराय और उनसे संबंधित जो कुछ अन्य तथ्य आ जाते हैं। तो पहले गवर्नर कौन थे, उसके बाद कौन गवर्नर जनरल हुए, फिर वायसराय कौन बने, और कुछ लास्ट में जो महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य आ जाएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो हमने गवर्नर के बारे में जाना, फिर गवर्नर जनरल के बारे में जाना था। तो जैसे कि हमने जो टॉपिक पहले किए थे, जहां से हमने लॉर्ड क्लाइव से स्टार्ट किया, फिर विंसी टॉन्ट आया, फिर वारेन हेस्टिंग था, उसके बाद जो कॉर्नवालिस आया, उसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो उसको लागू किया गया, फिर वेल्जली आया, कॉर्नवालिस फिर दोबारा आया था जब उसकी मृत्यु हुई थी, फिर जॉर्ज बार्लो, मिंटो प्रथम। तो ये सब जो टॉपिक थे हमने कब कल जो सॉरी पहले जो वीडियो थी जो अपलोड की थी मैंने, उसमें हमने कवर अप किए थे। आज जो बाकी के टॉपिक हैं, बाकी के जो गवर्नर जनरल वाइसराय हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है जो लॉर्ड हेस्टिंग जिसको कहते हैं उसके बारे में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में ये है। तो उसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 1813 से लेकर 23 तक का जो उसका टाइम पीरियड था। क्या था, उसने सुरक्षा घेरे की नीति, तो जो सुरक्षित घेरे की नीति के स्थान पर उसने क्या किया था, अधीनस्थ अलगाव की जो नीति थी उसको अपनाया था। घेरे को ना बनाकर अधीनस्थ अलगाव, वो नीति जो उसके द्वारा अपनाई गई थी। ये सब चीजें जो है फ्रेंड्स साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। इसका जो पोर्शन है वो यहाँ से ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और एक और चीज, जहाँ जो प्रथम आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सब चीजें इनका क्रम भी साथ साथ लिखते रहिएगा। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो था वो 1814 से 16, वह संगोला की जो संधि वो उसके साथ हुआ। फिर तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1817-18 में हुआ। संपूर्ण मराठा साम्राज्य की जो कंपनी के साम्राज्य में उसका विलय कर लिया गया था, कि जो मराठा साम्राज्य है वो कंपनी के अधीनस्थ हो गया था। फिर बाद में क्या किया गया था, पिंडारियों का दमन किया गया था, वो भी 1817-18 में किया गया था। बंगाल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम, टेनेसी एक्ट जो था, ये इंपॉर्टेंट है। तो काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1822 में बंगाल में काश्तकारी। इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कलेक्टरों को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान करने हेतु कार्नवालिस के विधि संहिता में आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन किए गए थे, कि जो न्याय अधिकार जो थे वो प्रदान करने के लिए कार्नवालिस ने ये एक विधि संहिता जो थी वो तैयार करवाई थी। जो आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या था, उसने परिवर्तन चेंजेस किए थे। तो ये टेनेसी एक्ट लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है जॉन एडमस। तो एडमस जो था, इसका टाइम पीरियड 1823 का था। इसमें क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग व लॉर्ड एडमस की अनुपस्थिति में जॉन एडमस ने कार्य संभाला था, कि वार्न हेस्टिंग जब नहीं था तो उसकी अनुपस्थिति में ये लॉर्ड एडमस ने जो कार्य वो संभाला। कलकत्ता जो काउंसिल का प्रमुख सदस्य था ये, और इसके नाम समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए ये बदनाम हुआ था। किसने, जो समाचार पत्र थे उसको, उस पर रोक लगाई थी, तो इसलिए इसका नाम बदनाम हुआ था। तो कलकत्ता जर्नल के संपादक श्री ब्रकिंगम के विरुद्ध कार्रवाई की, उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, और समाचार पत्रों के लिए 1823 में अनुज्ञापित नियम जो लाइसेंस बनाया गया था, एक क्या था, लाइसेंस बनाया गया था। कब, 1823 में समाचार पत्रों के लिए तो लाइसेंस जारी किया गया था। उसके बाद एमहर्स्ट, तो ये 23-28 तक। तो प्रथम बर्मा युद्ध जो 1824-26 तक हुआ था। बैरकपुर की जो सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था
1824 में, और भरतपुर विजय हुई थी 1826 में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नोट है उसके टाइम पीरियड में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो बेंटिंक का जो टाइम पीरियड था 28 से 35 तक का रहा था, 1828 से 35 तक का। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल रहा था। फिर 1833 में जब चार्टर एक्ट के द्वारा बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बेंटिंक को क्या था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और लास्ट वाला भी यही अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके पहला इनका पद जो नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो पहले इनका पद नाम गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहले क्या था कि बंगाल का था, बाद में किसमें चेंजेस किए गए, भारत का बना दिया गया था। तो ये याद में रखिएगा कि बंगाल का जो अंतिम कौन था और भारत का प्रथम कौन था। तो ये ऐसे जो माइंड डाइवर्ट करने वाले जो क्वेश्चंस है वो होते हैं। इसके बाद एक्ट 17 के द्वारा सती प्रथा की समाप्ति की गई, कब, 4 दिसंबर 1829 को। नर बलि पर प्रतिबंध लगा। फिर जो ठगी प्रथा थी उसकी समाप्ति हुई। इसके कार्य में ही कर्नल सलीमन के सहयोग दिया, और सलीमन की अध्यक्षता में ही एक विभाग का भी गठन किया गया, और ठगों के ही चरित्र सुधार हेतु क्या किया गया, औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पर, जबलपुर में। फिर उसके बाद कन्यावध पर भी निषेध किया कि कन्यावध जो होता था उस पर भी रोक लगाई की। फिर उसके बाद और भी जो धार्मिक जो सरकारी सेवाएं, जैसे कि जो सरकारी सेवाएं धर्म, जाति, रंग, जन्म, इस स्थान के आधार पर क्या था कि भेदपूर्ण नीति समाप्त करने की भी घोषणा की गई। जाति जाति भेदभाव जो होते थे, रंग, नस्ल, जाति भेदभाव जो होते थे, उस पर भी रोक लगाने की घोषणा की गई थी। तो कुछ सामाजिक जो प्रथाएं थी उसका रोक लगाना, तो ये जो सुधार थे वो किए गए थे। ठगी प्रथा, कन्यावध निषेध करना, जो रंग भेद जाति के आधार पर जो भेदभाव होते थे उस पर रोक लगाना। उसके बाद एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर 1835 में ही लॉर्ड मेकाले की जो अध्यक्षता में पहला विधि आयोग संगठित किया गया, कानून का वर्गीकरण किया गया था मेकाले के द्वारा। फिर आंग्ल प्राच्य जो शिक्षा विवाद था वो शुरू हुआ था इसमें। तो अंग्रेजी भाषा जो थी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा वो बनी। तो अंग्रेजी को क्या बनाया गया था कि भारतीय प्रशासन की इसको सरकारी भाषा बना दिया गया था। शिक्षा में भी इसको ही सरकारी भाषा रखा गया था कि प्रथम यही पढ़ानी होगी। तो ये जो पहले नियुक्त किया गया था। फिर मैकाले शासन में क्या था, उसके द्वारा अंग्रेजी को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो मैकाले शासन में जो मिंटो था उसके द्वारा अंग्रेजी जो थी वो शिक्षा का माध्यम हो, तो प्रथम अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। उसके बाद बेंटिक का कार्य जो काल था वो शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। तो बहुत ज्यादा शिक्षा सुधार इसके टाइम पीरियड में किए गए थे। अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर किसको, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को ही प्रयोग की अनुमति दी गई थी। तो पहले कौन सी भाषा आएगी, अंग्रेजी। उसके बाद जो स्थानीय भाषा थी उसमें जो चीजें थी वो की जानी थी। तो पहले अंग्रेजी को प्रथम स्थान दिया गया था, और बाद में जो बाकी भाषाएं थी वो। फिर आगरा, उसके बाद नई प्रेसिडेंसी बनी, और आगरा में ही सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। सदर दीवानी जो थी इलाहाबाद में थी, और सदर निजामत अदालत भी उसकी स्थापना की। सदर दीवानी और सदर निजामत दोनों ही कहाँ पर थी, इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। तो रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी इलाहाबाद में हुई थी। ज्यूरी प्रथा की जो बंगाल में शुरुआत हुई 1832 में। फिर डिविजनल कमिश्नरों की नियुक्ति हुई, किसकी, डिविजनल जो मंडल आयुक्त थे उसकी नियुक्ति हुई। उसके बाद 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग तथा कशार रियासतों का विलय भी किया गया, और मालवा की अफीम को बंबई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करने का जो प्रारंभ था वो भी किया गया था। अदालती भाषाओं के रूप में फारसी को हटाकर भारतीय भाषाओं में प्रयोग की अनुमति दी गई थी, कि जो अदालत में भाषा का प्रयोग होगा फारसी ना होकर जो भारत की भाषा है उसमें ही जो चीजें थी अदालत की जो कार्रवाई वहां पर उस भाषा में होगी। बेंटिंक ने कर्नल पॉन्टिंग के सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेज दिया, और महाराणा रणजीत सिंह ने भी बेंटिंग रोपड़ नामक स्थान पर 1835 में दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद बेंटिंक ने फ्रांस क्रांति व नेपोलियन युद्धों में भाग लिया, और बेंटिंक एक कट्टर विहग उदारवादी था। ये सबसे बड़ा ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। तो सबसे ब्रिटिश शासकों में यही सबसे बड़ा माना गया है, जिसने कि संगठित, कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक संगठित रूप दिया था भारत में।
उसके बाद आ जाता है चार्ल्स मैटकाउ। तो टाइम पीरियड 1 साल का था, 1835-36 तक का। तो समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने के कारण ही इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि लाइसेंस लगाया गया था समाचार पत्रों पर। तो उस चीज को जो मैटकॉफ था, चार्ल्स मैटकॉफ, उसके द्वारा हटाया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। फिर स्टुअर्ट एल्फिंस्टन आया था 1836 में। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 42 तक ये रहा था, ऑकलैंड। तो इसके टाइम पर में क्या हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कंपनी जो थी वो रंजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य में यहाँ पर त्रिपक्षीय संधि भी हुई थी। कंपनी, रंजीत सिंह और शाह सुजा के बीच 3 पक्षों में संधि हुई थी, किसके, ऑकलैंड के टाइम पीरियड में। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई गई थी। और 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडन गार्डन का निर्माण किसके काल में हुआ था, ऑकलैंड के टाइम पीरियड में, 1840 में। और ईडन ऑकलैंड की बहन थी। ईडन कौन थी, ऑकलैंड की बहन। तो उसके नाम पर ही ईडन गार्डन का निर्माण हुआ कलकत्ता में। फिर उसके बाद आ जाता है लॉर्ड एलनब्रो। तो 1842-44, तो पहला अफगान युद्ध यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके टाइम पीरियड में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 में सिंध पर अंग्रेज राज्य में विलय किया गया। सिंध को किसमें, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और 43 के एक्ट के अनुसार ही दास प्रथा का भी अंत हुआ। एक्ट कौन सा था, 5वां एक्ट था। और 1843 में ही दास प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कर दिया गया। और मुगल जो बादशाह का कर देना भी यहाँ पर बंद कर दिया। तो मुगल बादशाह का कर देना, मुगल बादशाह को जो कर देते थे वो भी बंद कर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये 1844 से 48 तक था। इसमें आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 में हुआ। लाहौर पर अंग्रेजों का नियंत्रण व सिखों का लाहौर की संधि हुई। तो लाहौर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। तो उस टाइम पर सिख जो थे, सिखों की जो राजधानी लाहौर मानी जाती थी, तो सिखों से ही क्या था, बाद में लाहौर की संधि की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उड़ीसा की खोड़ जनजातियों में प्रचलित नरबली प्रथा, इसका भी दमन किया गया। उसके बाद डलहौजी आ जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पीरियड में बहुत जो चीजें हुई ये पूछी जाती हैं। 1848-56 इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ पर आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड करवा रही, जहाँ कहीं पर भी ये ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, एक ही जगह पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा जो चीजें वो कवर अप हो जाएंगी। फिर डलहौजी का जो वास्तविक नाम क्या था, जेम्स एट रैमजे था। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 29 मार्च 1849 को पंजाब का एक जो राज्य वो अंग्रेजों ने विलय किया। और कोहिनूर हीरा जो था वो कहाँ पर भेज दिया गया, इंग्लैंड में। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। तो ये तो युद्ध हुए थे। तो ज्यादातर जो युद्ध किए गए थे ये आंग्ल प्रथम और आंग्ल जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए थे, जो ये अंग्रेजों और जो रंजीत सिंह थे उस टाइम पीरियड में हुए थे। तो बाद में जब दलीप सिंह था, तो उसके उस टाइम पर ये जो द्वितीय आंग्ल युद्ध जो हुए थे, तो उसने क्या किया था, दलीप सिंह था जो महाराणा रंजीत सिंह का पुत्र था, तो उसके द्वारा ये अंग्रेजों के सामने हार मान ली गई थी। तो उस अंग्रेजों के द्वारा जो पंजाब था उसको विलय कर लिया गया था। तो फिर कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि जो थी वो समाप्त की गई थी 1853 में। उसके बाद व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो शुरुआत हुई, इसके द्वारा मिलाए गए राज्यों में 1848 में सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया था। सबसे पहले कौन सा था, सतारा को हड़पा गया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर आ जाते हैं। फिर बघाट आ जाता है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी को हड़पा गया था व्यापक के सिद्धांत के अनुसार। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को तथा ऋण न चुकाने के कारण ही बरार को हैदराबाद से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य में भी विलय कर लिया गया था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा जो सारे साम्राज्य थे अपने साम्राज्य में मिलाकर एक बड़े जो साम्राज्य की जो नींव थी वो डाली गई थी। डलहौजी का क्या कहना था कि भारत के सभी देसी राजाओं का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं कथन के दौरान कि ये कथन किसका था और किसके द्वारा कहा गया था। फिर ब्रिटिश राज्य जो थे, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार 1853 में विद्युत तार सेवा जो थी उसकी शुरुआत की गई थी। जो तार विभाग है उसकी स्थापना अशोक ओशोगनेशी ओशोगनेशी की अध्यक्षता में हुई थी।
कब 1852 में हो चुकी थी। और 1853 में बम्बई व थाने के बीच में भी क्या बिछाई गई थी, एक रेल लाइन को बेंटिंग के टाइम पर बिछाया गया था। 1854 में कलकत्ता में रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन भी डाली गई थी। तो इसके टाइम पीरियड में रेल, डाक, तार, इन सभी का विकास हुआ था। 1854 में जो डाक था टिकट वो प्रचलित हुआ, डाक खाना एक्ट पारित किया गया और डाक विभाग का भी पुनर्गठन किया गया था। तो 1854 में बाद में जो शिक्षा है उसका चार्ल्स वुड का डिस्पैच वो स्थापित हुआ। और 1850 में डाक विभाग के लिए संपूर्ण देश में एक डायरेक्टर जनरल का जो पद था सुसज्जित किया गया था, जो पूरे डाक विभाग और जो पूरा जो संपूर्ण ये देखता था डाक विभाग को। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और लोक सेवा विभाग इसका गठन भी किया गया था। डलहौजी ने ही बारी, द्वाब नहर एवं गंगा नहर का निर्माण करवाया। डलहौजी के टाइम पीरियड में बहुत सारी जो चीजें थी वो की गई थी। सॉरी, पहले मैंने बेंटिंग कह दिया, लेकिन ये डलहौजी के टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें जो उसमें चेंजेस हुए। तो इसके टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें जो एक कह लो कि भारत के लिए भी बहुत सारी चीजें जो थी एक अच्छे रूप में जो की गई थी। रेल लाइनें का बिछना, डाक तार, तो ये सब चीजों का विकास हुआ था। सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। बंबई, कलकत्ता व कराची बंदरगाहों पर भी प्रकाश स्तंभ जो थे वो वहां पर निर्मित करवाए गए थे। उसके अलावा नाविकों के लिए स्थिति में सुधार हेतु मर्चेंट सर्विस एक्ट भी लागू किया गया था, कि जो नाविक होते हैं उनकी स्थिति को और ज्यादा सुधारने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड उसकी मरम्मत करवाई गई थी। और 1851 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना की गई थी। फिर संथाल विरोध हुआ था 1856 में। और 1853 के एक्ट के द्वारा ही नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत भी हुई थी। नाना साहब की पेंशन देने से इनकार कर दिया गया और शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। जो शिमला थी वो राजधानी बन गई। और 1856 में विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम 15 एक्ट 15 के अनुसार का ड्राफ्ट भी निर्मित किया गया। धार्मिक नियोक्ता कानून जो था वो 21 के तहत 1850 के द्वारा धर्म परिवर्तन हिंदुओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार भी दिया गया था। तो कितना कुछ जो था वो डलहौजी के टाइम पीरियड में किया गया था। उसके बाद सेना का जो प्रधान कार्य जो शिमला में बनाया गया, क्योंकि शिमला जो राजधानी बन चुकी थी। फिर रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। फिर नए जो अधिकृत क्षेत्रों के लिए अव्यवस्थापना का जो सिद्धांत था, नॉन रेगुलेशन सिस्टम, वो लागू किया गया। इसके दौरान नवे जो अधिग्रहित प्रदेशों के लिए एक कमीशन जो था वो नियुक्त किया गया था, जो कि गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये फिर ये डलहौजी का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वैसा ही जैसा टेम्प के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान, तो वही चीजें है कि जो अंग्रेजी झंडे का जो अपमान करेगा, तो वो डलहौजी का ये कहना था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, तो ये कौन था? ये 1856 से 62 तक का इसका कार्यकाल था। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था, तो भारत का ये अंतिम था। तो 58 के एक्ट के द्वारा भारत का ये प्रथम वाइस राय बना था। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर कर क्या किया गया, बाद में वाइस राय, जैसे कि गवर्नर से गवर्नर जनरल तक का सफर, फिर बाद में वाइस राय का सफर। तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो जिसको क्या कहा जाता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, 1856 में क्या हुआ, पारित किया गया था। फिर उसके बाद आया हिंदू विधवा पुनर् अधिनियम 15 के तहत 1856 में पारित हुआ। फिर बाद में 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 का एक्ट बनाया गया। जो 1857 का विद्रोह, उसमें क्या था कि विद्रोही सैनिकों के साथ उदार विवाह करने के लिए उसके कारण कलीमैसी की संज्ञा कैनिंग से की गई थी। इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया जो थी भारतीय सम्राज्ञी घोषित उसको किया गया था, क्योंकि बाद में जो क्राउन था उसके हाथों में जो शक्ति थी वो सौंप दी गई थी। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया भारतीय सम्राज्ञी घोषित हुई। उसके बाद जो बंबई थी, कलकत्ता, मद्रास, इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसको बीएमसी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापन हुए 1857 में। और 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम भी लागू किया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी हुई और उच्च न्यायालय अधिनियम जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 था, उसके द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। और भारतीय दंड संहिता वो लागू किया गया। मैकाले का कानून संग्रह की कुछ परिवर्तन
के साथ आईपीसी के रूप में अस्तित्व हुए और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता शुरू की गई। उसके बाद भारतीय दंड संहिता जो 1816 में लागू, इसका प्रारूप जो था वो 1830 जो 3 के एक्ट के तहत मेघालय की अध्यक्षता में गठित पहली विधि आयोग के आधार पर जो था वो किया गया था, बना था। उसके बाद आ जाता है कि कुशल अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन विल्सन ने आर्थिक सुधार प्रारंभ किए और विल्सन ने ही 1859 में भारत आया और 3 बार कर लगाने की सिफारिश भी की थी। पहला क्या था जो सिफारिश की गई थी कर लगाने के लिए, तो पहला ये था कि आयकर जो है वो 500 रुपए से अधिक की आय पर लगेगा और भारत में पहली बार आयकर लागू हुआ। व्यापार पर लाइसेंस कर और घरेलू जो तंबाकू पर चूंगी, तो ये जो चीजें थी वो लागू की गई थी। उसके बाद ये किया गया था कि कंपनी और ब्रिटिश राज्य की सेना को एक साथ मिला लिया गया। कंपनी और ब्रिटिश राज जो था दोनों की जो सेना एक होगी। 1859 में बंगाल किराया अधिनियम ये पारित हुआ और जिससे क्या हुआ कि आगरा बिहार व मध्य प्रांत पर लागू हुआ और 1860 का बाद में क्या हुआ, नील विद्रोह वो स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ टॉपिक जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कवर अप की हैं। तो जिसमें हमने आज लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, एडमस के बारे में, एम हर्ट्स, विलियम बेंटिंग के बारे में, ऑकलैंड, एलन ब्रो, हार्डिंग प्रथम और डलहौजी, फिर कैनिंग के बारे में, तो ये सब जो चीजें हैं हमने आज जो क्लियर की हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। होपफुली आपको लेसन अच्छे लगेंगे, प्रिपरेशन और भी अच्छे वे में होगी आपकी। तो प्लीज ऐसे ही देखते रहिए और जो आप डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, वहां पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड के साथ भी जो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।